हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि सब आप लोग अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। मैं डॉक्टर रंजनी कुमार सिन्हा एक बार फिर से आप लोगों का इस पॉलिटिकल मंत्रा के मंच पे स्वागत करता हूं और मुझे बहुत खुशी हो रही है यह कहते हुए कि मेरे एक शिक्षक जिनको मैं मानता हूं, हमेशा जो मुझे मोटिवेट करते रहते हैं, उन्होंने मुझे मैसेज करके कहा कि अंजनी जी, आप जॉन रॉल्स और ग्रामसी के संबंध में वीडियो बनाइए। और उन्हीं की बातों को ध्यान में रखते हुए आज जॉन रॉल्स की चर्चा मैं यहाँ पर करने के लिए आया हूँ। तो चलिए बिना समय गवाए मैं शुरुआत करता हूँ इसकी। तो जॉन रॉल्स के बारे में हम लोग यह 2 वीडियो बनाएंगे। आज उसका आधा पार्ट होगा और कल जो है वह उसका दूसरा पार्ट हम लोग लेकर करके आएंगे। ठीक है। आज उनकी कुछ जो कंट्रीब्यूशन रही है उसकी चर्चा करेंगे, उनके ओरिजिनल पोजीशन की स्थिति हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, व्हील ऑफ इग्नोरेंस को समझेंगे, उन्होंने जो प्रिंसिपल दिया है उसको जानेंगे, उनका जस्टिस थ्योरी जो है वह क्या कहता है इसको जानेंगे। और अगली जो वीडियो आएगी उसमें उन्होंने जो क्रिटिसिज्म किया है यूटिलिटेरियनिज्म की उसकी चर्चा करेंगे। और साथ में विभिन्न मतों के मानने वाले जो लोग हैं उन्होंने भी रॉल्स की आलोचना की है, उन चीज़ों को समझेंगे। ठीक है। तो इसके 2 वीडियो आएंगे, एक आज और एक कल। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं, जॉन रॉल्स के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है। तो जॉन रॉल्स को हम लोग यह जान लें कि यह यूएसए से बिलोंग करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं? यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से बिलोंग करते हैं। और इनका जन्म जो होता है वह 1921 ईस्वी में होता है और 2002 में इनका डेथ होता है। यानी कि बहुत ही न्यू थिंकर के रूप में जाने जाते हैं। और इनके बारे में जो यह कहा जाता है कि इन्होंने हॉब्स लॉक रूसो का जो कंट्रीब्यूशन रहा है समझौतावादी सिद्धांत के रूप में हम लोग जानते रहे हैं, उस परंपरा को समकालीन व्यवस्था में अगर फिर से उसको लाने का जो कार्य किया है वह जॉन रॉल्स को ही जाता है। अगर कंटेम्प्रेरी कॉन्ट्रैक्चुअल थिंकर्स की सवाल अगर इससे संबंधित कोई आए तो वहाँ पर निश्चित रूप से जो है वह जॉन रॉल्स का आंसर होता है। ठीक है। इसके अलावे जो है यह मूल स्थिति की बात करते हैं, ओरिजिनल पोजीशन की बात करते हैं, व्हील ऑफ इग्नोरेंस की बात करते हैं। और इसी कारण से जो है वह व्हील ऑफ इग्नोरेंस और ओरिजिनल पोजीशंस की जो बात करते हैं। और हॉब्स लॉक रूसो में हम लोग देखते हैं कि प्राकृतिक अवस्था की बात की जाती है, मनुष्य की प्राकृतिक अवस्था कैसी थी उस चीज़ की बात की जाती है। और वहाँ पर भी जो है एक कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, चाहे वह इंडिविजुअल्स के बीच में हो चाहे और किसी भी केस में हो, लेकिन वहाँ पर भी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। और यहाँ पर जो लोग उपस्थित होते हैं व्हील ऑफ इग्नोरेंस और ओरिजिनल पोजीशन में, वहाँ पर भी लोग एक समझौते पर आते हैं और जो निर्णय निकलता है उसी के आलोक में इनको जो है वह कॉन्ट्रैक्चुअल थिंकर के रूप में जाना जाता है, जो कंटेम्प्रेरी यानी कि आज के समय में जो है यह माने जाते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग थोड़ा सा इस बात की चर्चा कर लें कि इस बात की चर्चा कर लें कि इसकी जो है थ्योरी ऑफ जस्टिस के बारे में बात करेंगे। इनकी एक पुस्तक आती है थ्योरी ऑफ जस्टिस, अ थ्योरी ऑफ जस्टिस। तो यह जस्टिस जो शब्द है यह बहुत बड़ा शब्द है। इसको जो है आप यूनिट 1 के अंतर्गत भी पढ़ने को आपको मिलेगा और इसको आप जानते भी होंगे। तो थ्योरी ऑफ जस्टिस एक उनकी पुस्तक जो है वह 1971 में आ गया। हम लोग बात करेंगे उनकी प्रमुख पुस्तकों का संकलन मैंने करके लाया है आपके लिए और वह PDF में भी हमेशा दिया हुआ रहता है। तो जस्टिस जो शब्द है वह लैटिन भाषा के जिंगुएर शब्द से निकला हुआ है। जिंगुएर या जस्टिया दोनों शब्द आ सकता है एग्जामिनेशन में। देखिए
जस्टिया या जिंगवेर। इसको आप जैसे प्रोनाउंस करें स्पेलिंग यही होता है। और ये दोनों शब्द आपको दिख सकता है परीक्षा में, जिसका अर्थ होता है जोड़ना या बाइंड करना, बांधना। ठीक है, तो ये इसका बेसिक जस्टिस के बारे में है। अब हम लोग चूँकि बात कर रहे हैं जॉन रॉल्स की, और जॉन रॉल्स जो है वह किस प्रकार की जस्टिस की बात करते हैं, वो ओरिजिनल पोजीशन की बात क्या करते हैं, उससे पहले जो है कुछ इस संबंध में जो पहले जो न्याय की जो व्यवस्था बनी रही है, खासकर पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से हम लोग देखें तो अरस्तु की भी बात हम लोग करेंगे, प्लेटो की भी बात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उन सबों की चर्चा अगर करने लग जाए तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा और फिर जो है वह परेशानी करता है लोगों को देखने में। यह कहा जाता है कि सर छोटे छोटे वीडियो बनाया जाए, तो उसकी मैं चर्चा यहाँ पर नहीं करूँगा। जब उसकी चर्चा स्पेशल बात हो जाएगी प्लेटो और अरस्तु की तब। लेकिन अरस्तु जो है वह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रिंसिपल की बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात करते हैं। उसके अलावा जो है वह करेक्टिव और रेक्टिफिकेशनरी जस्टिस की बात करते हैं, वह कॉन्टेटिव जस्टिस की भी बात करते हैं, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के बातों की वर्णन वहाँ पर किया गया है। वितरणात्मक न्याय जिसको बोलते हैं हिंदी में, और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस अंग्रेजी में बोलते हैं, उसके अंतर्गत अरस्तु कहते हैं कि जो मेरिट है, जो आप योग्यता रखते हैं, उसके आधार पर जो है उसको चीज़ें मिलनी चाहिए, इस तरह की बात करते हैं। और करेक्टेटिव जस्टिस सुधारात्मक न्याय में वह कहते हैं कि सामाजिक जो जीवन है उसको व्यवस्थित रखने संबंधी एक व्यक्ति के साथ दूसरे व्यक्ति का जो है एक लेवल ठीक हो सके, उस तरह से उसको सुधार करने का अवसर दिया जाना चाहिए, सुधार किए जाने की आवश्यकता होती है सुधारात्मक न्याय के अंतर्गत। ठीक है, तो ये तो कुछ जस्टिस अरस्तु की मैंने बात कर दी। आगे इसकी चर्चा करना यहाँ पर इसलिए आवश्यक है क्योंकि वह प्रोसीड्यूरल जस्टिस जो है और सब्सटेंटिव जस्टिस जो है उसको वह रोल्स जो है एक कर देते हैं। इसकी चर्चा यहाँ पर करना इसलिए ही आवश्यक है। देखिए, एक होता है प्रोसीड्यूरल जस्टिस, प्रोसीड्यूरल जस्टिस, और एक होता है सब्सटेंटिव जस्टिस, सब्सटेंटिव जस्टिस। ठीक है, तो दोनों में जो है ये दोनों जस्टिस को जो है इसको समझ लेना होगा। जैसे कि प्रोसीड्यूरल जस्टिस जो होता है वह जिसको हिंदी में प्रक्रियात्मक न्याय कहते हैं, एक इसके अंतर्गत जो है लॉ होता है और एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के आलोक में ही जो है वह डिस्ट्रीब्यूशन करने का कार्य किया जाता है। उसके आधार पर अगर किसी को कम मिलता है या किसी को ज़्यादा मिलता है तो उसमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है। जो जस्टिस हुआ है, जो नियम बनाए गए हैं, उसके आलोक में कार्य हुआ, जो उसी प्रक्रिया के अंतर्गत सारी चीज़ें की गई है, तो फिर उसमें कहीं कोई इफ बट की बात नहीं होगी। लेकिन सब्सटेंटिव जस्टिस ये कहता है कि इसके अंतर्गत जो है जो दबे हुए लोग हैं, जो वंचित वर्ग लोग हैं, उनको ऊपर लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। ये दोनों में अंतर है। आगे इन सभी की चर्चा इसलिए की गई है, देखिए न्याय से संबंधित और कई सारे यहाँ पर पीडीएफ में कोट्स भी मैं आपको डाल दिया हूँ। जैसे कि आपका प्लेटो की बात अगर हम लोग करेंगे तो उसमें जो है वह उनकी एक पुस्तक है जो कंसर्निंग जस्टिस के उपनाम से जाना जाता है ना, द रिपब्लिक। तो उसमें कई सारे कैरेक्टर हैं जो न्याय पर ही बातें करते रहते हैं। थ्रेसिमेकस है, ग्लूकोन है ना, ये सारे इस तरह के बातें करते रहते हैं। और इस संबंधित में कई कोटेशन मेरे पीडीएफ के सामने खुला हुआ है, जिसको मैं यहाँ पर पढ़ के नहीं बताऊँगा, वो आप खुद जो है डाउनलोड कर करके पढ़ लीजिएगा। जैसे यहाँ पर एक कोटेशन मैं आपको पढ़ के सुना देना चाहूँगा कि हेयक का एक बहुत बड़ा कोटेशन है, सामाजिक न्याय मृगमरीच का है, और यह PYQ है, आया हुआ भी है। यहाँ पर उसी तरह के कोटेशन जो है पीडीएफ में डाले हुए हैं। तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो होता है उसमें मैं हमेशा डाल देता हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर करके उसको पढ़ सकते हैं। तो आइए हम लोग जो है जॉन रॉल्स के बुक्स को थोड़ा सा देख लें, है ना। जॉन रॉल्स का बुक्स जो है, सबसे पहले 1971 में जो वह बुक लिखते हैं, अ थ्योरी ऑफ जस्टिस। क्या? अ थ्योरी ऑफ जस्टिस।
और यह बुक जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि यह परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। उसके बाद जो है 1985 में वह दूसरी बुक लिखते हैं, जस्टिस एज फेयरनेस, जस्टिस एज फेयरनेस, ठीक है। और उसके बाद तीसरी एक और पुस्तक जो है वह 1993 में लिखते हैं, यह भी बहुत इम्पोर्टेंट है और इस पुस्तक का नाम है पॉलिटिकल लिबरलिज्म। क्या नाम है? पॉलिटिकल लिबरलिज्म, ठीक है। ये तीन बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक है। ऐसे एक और पुस्तक 1993 में ही लिखते हैं वो, और उसका नाम है द लॉ ऑफ पीपल, द लॉ ऑफ पीपल। ये चार जो है, इसके ऊपर तीन जो है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और चौथी पुस्तक 1993 में ही जो है वह लिखी गई है, द लॉ ऑफ पीपल करके। एक पुस्तक 2000 में वो आती है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है, हालांकि पीडीएफ में उसका जिक्र मैंने कर दिया है, लेक्चर्स ऑन द हिस्ट्री ऑफ मोरल फिलॉसफी। तो ये पुस्तक जो है उसको आप ध्यान रखिएगा। ये तीन पुस्तक तो कम से कम याद ही होनी चाहिए कि ये कब आया और ये किन की पुस्तक है। कभी कभी इसको क्रम में भी करने के लिए दिया जाता है, ऐसा आप लोग सब जानते होंगे, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे मूल स्थिति की। अब मूल स्थिति जो है, थोड़ा सा मैं यहाँ पर इसको इरेज करूँगा आपको थोड़ा समझाने के लिए। मूल स्थिति में जो है वह व्यक्ति कैसा महसूस करता है उसकी बात मैं करूँगा। मूल स्थिति, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? ओरिजिनल पोजीशन और व्हील ऑफ इग्नोरेंस। दो कंसेप्ट हैं, व्हील ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञान के पर्दे, ठीक है। और एक चीज यहां पर आप क्लियर रखिएगा कि यह जो है क्या है, एक इमेजिनेशन है। यह जॉन रॉल्स का एक इमेजिनरी कंडीशन है, यह वास्तविकता से इसका कोई लेना देना नहीं है। वह इस प्रकार की कल्पना करता है जैसे कि आपका कल्पना पूर्व के थिंकर्स के बातों में हम लोग को नज़र आता है, उसी प्रकार यहाँ पर जॉन रॉल्स जो है वह एक इमेजिनेशन करते हैं। एक इमेजिनरी कंडीशन है यह कि मूल स्थिति में क्या होता है, और अज्ञान का पर्दा जो होता है वह आगे जब लग जाता है किसी व्यक्ति के, जैसे यहाँ पर यह व्यक्ति है, इसके आगे यह जो है पर्दा लगा हुआ है, तो इधर की चीज़ें जो है वह व्यक्ति को नज़र नहीं आता है। यह वास्तविकता है यहाँ पर हम बनाए हैं, लेकिन यह मानता है कि वह व्यक्ति के आगे इस प्रकार का पर्दा लगा हुआ है जिसको वह नाम देता है अज्ञानता का, यानी कि उसको कोई चीज़ की जानकारी नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि ये जो लोग बैठे हुए हैं इस तरफ अज्ञानता के पर्दे के पीछे, जिनको रॉल्स कहता है कि उनको ज्ञान नहीं है, ये अज्ञानता के पर्दे लगे हुए हैं, लेकिन आगे वह यह भी कहता है कि ये व्यक्ति जो होते हैं, ये सारे व्यक्ति जो हैं वह क्या हैं? रैशनल हैं, रैशनल है, यानी कि उनमें विवेक है, वह जो है सोचने की उनमें शक्ति है ना। और क्या नहीं है उनमें? तो वो अपनी एबिलिटीज़ नहीं जानते हैं, अपनी जो है वांट्स जो है, जो उनको ज़रूरत है, जो नीड है, वह नहीं जानते हैं कि हमको क्या चाहिए। उनकी एबिलिटीज़ क्या है वह नहीं जानते हैं, हम में क्या स्किल है ये चीज़ नहीं जानते हैं। लेकिन वह रेशनल कैसे हैं जी? तो वह रेशनल इसलिए हैं कि चूँकि उनको जो है अपना साइकोलॉजी और इकोनॉमी, इसको उनको जानकारी है। साइकोलॉजी और इकोनॉमी जो है उनको जानकारी है, उसके बारे में थोड़ा बहुत बेसिक ज्ञान रखते हैं। इस कारण इसको जो है वह रैशनल
कहा जाता है। ये इधर वाले जो लोग हैं इनको रैशनल कहा जाता है। वह जो है भला बुरा सोच सकता है, लेकिन वह अपने स्थिति के बारे में नहीं जानते हैं कि हमारी स्थिति अभी क्या है, और बाद में जो रियल स्थिति उत्पन्न होगी इधर आकर के इनकी, इस पर्दे के बाद, इसको आप लिखिए व्हील ऑफ इग्नोरेंस। ये व्हील ऑफ इग्नोरेंस जो है, यहाँ पर निर्णय लेने के बाद जब इधर आएंगे तो इन लोगों को अभी यह नहीं पता है कि हमारी स्थिति क्या होगी, और उनको जो है नियम बनाना है, उनको जो है एक इस प्रकार का वातावरण डेवलप करना है कि जो है सबके साथ जो है स्थिति बेहतर हो सके। लेकिन वह नहीं जानते हैं कि हमारी जो स्थिति है, इधर हम जाएंगे तो किस पद को प्राप्त करेंगे, या तो हम गरीब हो जाएंगे, हीन हो जाएंगे, या उच्च हो जाएंगे। इस स्थिति में ये व्यक्ति जो होते हैं वह इस प्रकार के नियम बनाते हैं कि जो है वह किसी भी स्थिति में पहुँचेंगे तो उनको बेसिक सारी चीज़ें उपलब्ध होगी। यहाँ पर देखिए, पूर्व में मैं बात किया था प्रक्रियात्मक न्याय और तात्विक न्याय, जो बात किया था प्रोसीड्यूरल जस्टिस और सब्सटेंटिव जस्टिस, है ना। इन दोनों को जो है रोल्स जो है वो मिला देते हैं। जो इन दोनों जो जस्टिस जो है, इन दोनों को मिला करके एक नई जस्टिस की वह कल्पना करते हैं जॉन रॉल्स। और जॉन रॉल्स इस क्रम में 3 प्रकार की चीज़ें जो है वह बात करते हैं। वह 3 प्रकार की चीज़ें जो है वह क्या बात करते हैं? एक तो है प्रिंसिपल ऑफ इक्वल लिबर्टी। क्या बात करते हैं? प्रिंसिपल ऑफ इक्वल लिबर्टी, यानी समान स्वतंत्रता का सिद्धांत। दूसरा जो है वह करते हैं डिफरेंस प्रिंसिपल, ठीक है, और जिसको कहते हैं भेद मूलक सिद्धांत। और तीसरा जो कहते हैं वह कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ फेयर एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी। देखिए ध्यान दीजिएगा, तीनों प्रिंसिपल जो है, ये तीनों प्रिंसिपल जो है यहीं पर ये जो व्यक्ति बैठे हुए हैं व्हील ऑफ इग्नोरेंस का, जिनके ऊपर पर्दा लगा हुआ है, उन तीनों के निर्णय के आलोक में ही यह तीनों सिद्धांत आता है। और इसी कारण से जो है इनको समझौतावादी सिद्धांतकार के रूप में जाना जाता है। समझ रहे हैं बात को? इसी कारण जो है इनको यह उपाधि प्राप्त होती है। अब देखिए प्रिंसिपल ऑफ इक्वल लिबर्टी के अंतर्गत क्या कहते हैं वह कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को जो है वह लिबर्टी होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए, अधिकार प्राप्त होने चाहिए अपनी अभिव्यक्ति करने की। ठीक है, इसकी बात वह करते हैं, यानी कि इतना स्वतंत्रता एक व्यक्ति को मिले जितनी स्वतंत्रता दूसरे व्यक्ति को भी मिल सके, वह व्यवस्था वह करते हैं समान रूप से। ठीक है, और डिफरेंस प्रिंसिपल के अंतर्गत वह क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति लीस्ट एडवांटेज्ड है, यानी जिसके पास हीन एकदम स्थिति है, सबसे दबा कुचला है, उसको जो है अधिकतम लाभ दिया जाए, उसके लिए कई सारी चीज़ें की व्यवस्था की जाए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले ताकि वह एक सामान्य जीवन की ओर उन्मुख हो सके। ये इसके अंतर्गत डिफरेंस प्रिंसिपल के अंतर्गत बात की जाती है। मैं बहुत कम छोटे से छोटे शब्दों में आपको बहुत कम बोल करके उसको समझाने का प्रयास करता हूँ, एकदम नट सेल में बात करता हूँ, इधर उधर घुमाने का बात कभी मैं नहीं करता हूँ।
तो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ इक्वल लिबर्टी में सबको इस प्रकार की स्वतंत्रता दी जाए जो एक व्यक्ति को मिले उस प्रकार की दूसरों को भी मिले। भेदमूलक प्रिंसिपल जिसको डिफरेंस प्रिंसिपल के रूप में जाना जाता है, इसके अंतर्गत कहता है कि जो लिस्ट एडवांटेज्ड हैं, जिसको एकदम हीनतम स्थिति में लोग हैं, उसके लिए अधिक से अधिक व्यवस्था, उसको अधिक से अधिक लाभ दिया जाए। ठीक है। और तीसरा जो प्रिंसिपल है वह कहता है कि प्रिंसिपल ऑफ फेयर एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी। फेयर एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी यानी कि उसको जो है समान अवसर प्रदान करना। इसके अंतर्गत जो विभेद उत्पन्न होते हैं समाज में, उसको समान लाने के लिए एक अवसर दिया जाता है, प्रदान किया जाता है, ताकि वह जो है अपने एक बेसिक स्टैंडर्ड प्राप्त कर करके सामान्य जीवन जीने में सक्षम हो सके व्यक्ति, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर समझने वाली बात है। अच्छा, इन तीनों प्रिंसिपल में अगर यह प्रश्न बन जाए कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कौन है, तो यह मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको क्लियर कर देना चाहूँगा कि यह सबसे इम्पॉर्टेंट जो है यह है प्रिंसिपल ऑफ इक्वल लिबर्टी। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उनके अनुसार, और है भी, क्योंकि इसके जब आपको लिबर्टी नहीं रहेगी तो फिर किसी बात की जो है वह आप दूसरी चीज़ की वकालत नहीं करेंगे। वो पहले लिबर्टी आवश्यक होती है। ठीक है। उसके बाद जो है वह आगे यह फिर और कहते हैं कि ठीक है यह सबसे इम्पोर्टेंट है, फिर इन दोनों में जो है वह कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या डिफरेंस प्रिंसिपल जो है वह ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या प्रिंसिपल ऑफ फेयर एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है वह ज़्यादा है। तो इसमें वह कहते हैं कि ना भाई, यह जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी कि डिफरेंस प्रिंसिपल जो है वह सबसे लास्ट स्टेज में आना चाहिए। ठीक है। ये कुछ इससे संबंधित जो है जॉन रॉल्स के संबंध में, न्याय के संबंध में बातें थी। इसके अंतर्गत और बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पर जो लोग बैठे हैं वह अब ये किसी भी प्रकार का जो है वह रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि जो है सबको जो है समान रूप से चीज़ें उपलब्ध हो जाए, और इस कारण से जो है इनकी आलोचना भी होती है। उनकी जो पुस्तकें प्रकाशित होती है, उनके टाइम पीरियड को आप देखेंगे तो चूँकि वह यूएसए से बिलोंग करते हैं, और वहाँ पर उस समय उनकी थ्योरी ऑफ जस्टिस आती है पुस्तक, जब वहाँ पर एक श्वेत और अश्वेत का जो है वह झगड़ा झंझट वहाँ पर चल रहा था। ठीक है। तो उसका प्रभाव किसी भी थिंकर पे उस टाइम पीरियड का प्रभाव ज़रूर पड़ता है। ठीक है ना। तो ये सारी कुछ चीज़ें थी जो जॉन रॉल्स से संबंधित थी। आगे जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा उसके अंतर्गत हम बात करेंगे जॉन रॉल्स ने यूटिलिटेरियनिज्म की आलोचना की है, तो उनकी आलोचना क्यों की गई है, और जॉन रॉल्स की भी आलोचना बहुत सारे विद्वानों ने की है, कई सारे विचारों के मानने वाले लोग जो हैं उनके द्वारा की गई है, उनके बारे में जानेंगे। तो यही थी आज की क्लास। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो उस पर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने मित्रों तक पहुंचाने का प्रयास करें, ताकि हमें और कुछ करने के लिए जो है उत्साहित हों हम। ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।